गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। पढ़ रहे हो घर पे? पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? पढ़ते मैम। सभी देखो, साथ के साथ लोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक बार छोड़ दिया ना तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा, वैसे भी डेली का थोड़ा ही करवाती हूँ, तो उसको साथ के साथ पढ़ लो, ठीक है? चलो करें शुरू अब। यस मैम। यस मैम। चलो करते हैं शुरू। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। देखो, हमने अपनी मेन पैरिटी जो थ्योरी थी वो कर ली थी, यानी कि टकसाली समता सिद्धांत कर लिया था। अब आगे हम कर रही हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ठीक है। अब देखो, जो आपने मिंट पार वाली की थी ना, वो हमने कौन सी थ्योरी की थी कि हमने कहा था कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, यानी कि जब आपका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है उस टाइम पे आपका मिंट पैरिटी वाली थ्योरी यूज होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं हम और बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की, ठीक है। बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो, जो आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी, या फिर जिसे हम कह सकते हैं क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ये बेसिकली अब थोड़ा, देखो आप लोगों ने थोड़ा बेस नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आपको मैं बताऊं तो पहला ये चीज होती है कि पहले गोल्ड स्टैंडर्ड आया था। गोल्ड स्टैंडर्ड में के बाद क्या हुआ था कि जो भी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था एक्चुअली, कि जैसे कि अब देखो, गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो इसलिए सरकारों ने, गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया था कि कुछ ना करेंसी क्या करते थे, मतलब अब क्या बोलते हैं उसको, इशू कर देते थे कि मतलब लिख, रिटर्न फॉर्म में लिख के दे देते थे कि भाई इसके पास ना इतना इतना पैसा है, ठीक है। और कभी कल को अगर उसको पेमेंट करनी होती थी तो उसने क्या किया, वो पैसा, वो जो उसमें जो पेज था, जो भी वो नोट था, वो क्या किया, जिसके ऊपर वो चीज लिखी हुई थी, वो आगे किसी और को दे दी बीइंग एज अ पेमेंट, कि उसने पेमेंट कर दी। अब वो बंदा क्या करेगा, उसको ले जाकर बैंक में जमा कराएगा और जितने का भी वो इशू किया गया था वो नोट, वो उतना उसको गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो करेंसी होती है ना, इसको आप कन्वर्टेबल करेंसी बोलते हो, कि जिसको आप कन्वर्ट करा सकते हो किसी मेटल की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी, जिसको अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहते हैं, ठीक है। वो क्या होती है कि जब आप पेपर, अब देखो एक बात बताओ, आप अगर अपनी आज की करेंसी को बैंक में ले जाके खड़ा कर दो कि भाई लेके, भाई इसके बदले में को क्या नाम है, सोना दे दे, तो क्या बैंक उसके बदले तुम्हें सोना देगा? नो मैम। नहीं देगा ना। वो बात तो अलग है कि हम उससे सोना खरीद सकते हैं, बट वो कन्वर्ट तो नहीं हो रही ना, वो करेंसी उस चीज में, सोने में कन्वर्ट तो नहीं हो रही, ठीक है। तो जो इस टाइप की जो करेंसी होती है ना, यानी कि ऐसी करेंसी जो किसी मेटल में चेंज नहीं हो सकती, परिवर्तन उसको नहीं करवा सकते, उस टाइप की पेपर करेंसी को आप इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी बोलते हो, ठीक है। अब बात आती है कि जो इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी जो आपका सिस्टम है, इसमें आपका रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिसाइड होगा? तो वो डिसाइड होगा आपका परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि आपकी क्रय शक्ति समता सिद्धांत से। अब बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी, पहले अगर हम इसमें इकोनॉमिस्ट के नाम ले तो सबसे पहला आपका जॉन वेटली ने
1802 में इसको दिया था इस थ्योरी को। बाद में विलियम ब्लैक, डेविड रिकार्डो ने इसको और अच्छे से एलोबरेट किया। लेकिन जो मेन क्रेडिट की भाई इसको एज अ साइंटिफिक और काफी ऑर्गेनाइज्ड मैनर से प्रेजेंट करने का जो मेन क्रेडिट जाता है वो आपके स्वीडिश के इकोनॉमिस्ट थे गुस्ताव कैसल। ठीक है, तो अगर कभी आगे अभी कोई एग्जाम दो जो नहीं तो जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम्स होते हैं उसमें परचेजिंग पावर पैरिटी गुस्ताव कैसल के ही नाम से जानी जाती है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो दी जॉन वेटले ने दी, बाद में फर्दर इसको एलोबरेट विलियम ब्लैक, डेविड रिकार्डो ने किया था, और उसको मेन साइंटिफिक फॉर्म देखा जाए तो गुस्ताव कैसल ने दी। अब बेसिकली इसमें है क्या, इसमें इस थ्योरी में परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में यानी कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा मान में आपका जो विनिमय दर है यानी कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा कि आपकी कंट्री का प्राइस लेवल कह सकते हो या यूं कह सकते हो कि आपकी परचेजिंग पावर कैसी है। ठीक है, यानी कि दो कंट्री के परचेजिंग पावर का जो रेशो होता है उससे डिसाइड होती है रेट ऑफ एक्सचेंज परचेजिंग पावर पैरिटी में। कैसे डिसाइड होती है, देखो अगर मैं यूं कहूँ कि 1 क्विंटल गेहूं है, ठीक है, 1 क्विंटल गेहूं मेरे कंट्री में मान लो यानी कि इंडिया में 1350 रुपए का है। ठीक है, जो सपोज कर रहे हैं, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने का क्या आता है, और वहीं पे अमेरिका में वो $50 का आ जाता है 1 क्विंटल गेहूं। क्या बोला मैंने कि 1 क्विंटल गेहूं है आपका क्या बोलते हैं इंडिया में 1350 रुपए का है, और आपका अमेरिका में वो 1 क्विंटल गेहूं $50 का आ जाता है। अब एक बात, तो 1 क्विंटल तो कॉमन है दोनों में, यानी कि कह सकती हूँ कि $50 1350 रुपए का है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। क्योंकि अब ये जो दोनों की जो परचेजिंग पावर है डॉलर की और इंडियन रुपए की, ठीक है, कि कहाँ पे दोनों की परचेजिंग पावर इक्वल है। अब देखो एक बात बताओ, परचेजिंग पावर का मतलब क्या कि जितना हम उस चीज से सामान खरीद सकते हैं, हमारी परचेजिंग पावर क्या रहेगी, जितना हम ऑब्वियसली बात है जितना हम खरीद सकते हैं। तो बोल रहे कि जब 1 क्विंटल गेहूं की कीमत अमेरिका में $50 है और इंडिया में 1350 रुपए है, तो एक बात बताओ, 50 रुपए और 1350 रुपए बराबर हुए आपस में? 50 और 1350 रुपए बराबर हो गए ना, क्योंकि दोनों से ही आप 1 क्विंटल गेहूं खरीद रहे हो, है ना। तो आपका क्या हुआ कि $50 विल बी इक्वल टू 1350 रुपए, बराबर होगा? यस मैम। यस मैम। देखो ये लिखा हुआ है ना, हाँ 50 ही था ना। चलो 30 लिखा होगा, उसको वो तो इक्वल कर सकते हो आप, वो काटने के अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है कि जिसने एग्जाम्पल में $30 ले रखा है, तो $30 आपके 1350 रुपए के बराबर हो गया, यानी कि आपका $1 कितने के बराबर हो गया, आपका 45 रुपीज के बराबर हो गया, है ना। कि $1 आपका कितने रुपए का बराबर हो गया, 45 रुपीज के बराबर हो गया। इसको ही पिक्चर क्लियर नहीं है, बट यही जो आपका रेशो है, यानी कि $1 की क्या परचेजिंग पावर होगी और आपका जो क्या बोलते हैं इंडियन रुपए की क्या परचेजिंग पावर होगी, अगर वो इक्वल होते हैं तो उसको ही आप परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हो। क्या कह रही हूँ मैं कि जब आपका $1 की परचेजिंग पावर और आपके जो इंडियन रुपीज की परचेजिंग पावर है वो अगर बराबर हो रही है तो उसको आप परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हो। और रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिसाइड होती है इसमें, चलो इससे पहले एक चीज और रह गई, एक चीज रह गई इसमें, ये जो पहले आप कर रहे हो ना, ये जो अभी मैंने सारा आपको बताया 1350 और ये 45 रुपीज वाला, ये इसका एब्सोल्यूट वर्जन है। यानी कि जो गुस्ताव कैसल थे इन्होंने 2 वर्जन दिए हैं, एक तो एब्सोल्यूट वर्जन, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो निरपेक्ष व्याख्या, ठीक है, और एक है इसकी सापेक्ष व्याख्या यानी कि रिलेटिव। एब्सोल्यूट वर्जन है, इसमें आप डिसाइड करते हो कि रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन करोगे, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं ये विनिमय दर कहाँ पे निर्धारित होगी वो आएगा इसके अंदर एब्सोल्यूट वर्जन में। और जो आपका रिलेटिव वर्जन यानी कि जो सापेक्ष व्याख्या है उसमें आपका आएगा कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज में चेंज होता है तो, ठीक है, कि कैसे क्या चेंजेस आते हैं वो चीज।
तो एब्सोल्यूट वर्जन में आप क्या पढ़ोगे, एब्सोल्यूट वर्जन में आपने पढ़ना है कि रेट ऑफ एक्सचेंज को कैसे आप डिसाइड करोगे, और वो मैंने अभी अभी आपको बता ही रही थी कैसे डिसाइड होगी। कि पहली बात, पेपर करेंसी जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगी, उनकी कंट्रीज की परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग कि उनकी करेंसी की क्या परचेजिंग पावर है, ठीक है कि, और कि उनकी क्रय शक्ति, जो उनकी करेंसी है उसकी क्रय शक्ति कैसी है, ठीक है। और ये चीज आप भी मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम्पल से कि अगर 1 क्विंटल गेहूं से 1 क्विंटल गेहूं 1350 रुपए का आ रहा है और वहीं पे अमेरिका में अब वो $30 का आ रहा है, तो दोनों की परचेजिंग पावर इक्वल होगी ना, कि 1350 की परचेजिंग पावर और $30 की परचेजिंग पावर बराबर हो गई। उसको हमने इक्वल रखा और इक्वल रख के हम बता पा रहे हैं कि $1 कितने रुपए के बराबर हो गया, आपका 45 रुपीज के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फॉर्मूला बता दिया है कि परचेजिंग पावर, अगर देखो मुझे निकालनी है क्या कि ए कंट्री की परचेजिंग पावर निकालनी है बी के टर्म्स में, तो क्या करूंगी मैं, ऊपर रखूंगी परचेजिंग पावर किसकी, कंट्री बी की, और नीचे रखूंगी मैं परचेजिंग पावर कंट्री ए की, ठीक है। यहाँ पे हमने कंट्री बी किसको मान रहे हैं, हम अमेरिका को मान रहे हैं, और कंट्री ए मान रहे हैं हमारे इंडिया को। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को परचेजिंग पावर निकालनी है क्या बोलते हैं इसको, इंडिया की आपके अमेरिका की करेंसी के टर्म्स में, तो क्या करूंगी मैं, अमेरिका की डॉलर, देखो 30 रुपीज में कितना क्विंटल गेहूं आ रहा था, $30 में 1 क्विंटल गेहूं आ रहा था, अपॉन में मैंने क्या किया कि जो प्राइसेस थे किसके, हमारे इंडिया के जो गुड्स थे उसके प्राइसेस इनटू में कितना क्वांटिटी गेहूं आ रहा था, वही 1 क्विंटल आ रहा था, कट किया तो मेरे पास आया कि 1/45। 1/45 का क्या मतलब हुआ कि $1 किसके बराबर हो गया, आपका 45 रुपीज के बराबर हो गया, या फिर आप इसको कह सकते हो कि 1 रुपीज विल बी इक्वल टू 1/45 $, ठीक है। ये आपकी एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गई। सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला। क्या करेंगे आप ये करेंगे कि जिसकी टर्म्स में निकाल रहे हो उसको ऊपर रखो, यानी कि इंडियन रुपी को हम डॉलर के टर्म्स में एक्सचेंज कर रहे थे, तो हमने ऊपर रखा किसको, आपने डॉलर वाली कंट्री को रखा, यानी कि अमेरिका की करेंसी को ऊपर रखा, डिवाइड किया किसके साथ, डिवाइड किया मैंने अपनी इंडिया की करेंसी के साथ, और दोनों में ऊपर मल्टीप्लाई में दोनों के साथ ही जो भी गुड्स की क्वांटिटी हम लेके चल रहे हैं वो डिवाइड करो, आपका एक्सचेंज रेट निकल आएगा। ठीक, इतनी आई बात समझ में सभी को? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद हम कर रहे हैं रिलेटिव वर्जन, यानी कि उसका सापेक्ष मात्रा, कि कैसे आप रेट ऑफ एक्सचेंज में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको कैसे आप डिसाइड करोगे, कैसे मेजर करोगे, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि जो एक मिनट, हाँ ठीक है। अब इसने ये बोला, जो गुस्ताव कैसल थे उन्होंने कहा कि रेट ऑफ एक्सचेंज में अगर चेंजेस होते हैं तो आप उसको कैसे मेजर करोगे, आप उसको मेजर कर सकते हो किससे मेजर कर सकते हो कि जो दो कंट्री की जो करेंसीज हैं उनकी अगर परचेजिंग पावर में कुछ चेंज आ रहा है, और देखो ऑब्वियसली बात है परचेजिंग पावर में जो चेंज आ रहा है उसको तो आप मेजर कर सकते हो। तो क्या बोलना चाह रहे हैं प्रोफेसर गुस्ताव कैसल, ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी आप मतलब जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको आप मेजर कर सकते हो बाय मेजरिंग, कि आप किसके थ्रू मेजर कर सकते हो उसको, कि जो दो कंट्री की जो करेंसीज की परचेजिंग पावर में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मेजर करो, तो आपको रेट ऑफ एक्सचेंज में चेंजेस आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, क्या करोगे, देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अगर एक कंट्री के प्राइस लेवल, ठीक है, यानी कि जो उनका कीमत स्तर है, एक देश के जो कीमत स्तर है अगर उसमें चेंज आता है दूसरी कंट्री के कीमत स्तर से ज्यादा, क्या बोला मैंने, एक देश का कीमत स्तर यानी कि एक देश के जो प्राइस लेवल है उसमें चेंजेस आए किससे ज्यादा, दूसरी कंट्री के प्राइस लेवल या कीमत स्तर से ज्यादा, तो क्या होगा, तो उस कंट्री की जो पहली कंट्री का जो करेंसी की जो वैल्यू है ना
वो क्या होगी, वो गिर जाएगी। किस रेशो से, उसी रेशो से जिस रेशो में उनकी प्राइस लेवल आपके चेंज हो रही हैं। क्या कहना चाह रही हूँ, देखो अगर एग्जांपल्स के थ्रू समझो इसे। एग्जांपल के थ्रू मैं कह रही हूँ कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है ना, वो अभी कितनी है आपकी, $1 के बदले आपको 45 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, प्राइस लेवल डबल हो जाए, प्राइस लेवल डबल हो जाए इंडिया में, यानी कि जो आपका पहले चीजें आपको 45 रुपीज की मिल रही थी, अब आपको 90 रुपीज की मिले, लेकिन अमेरिका में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एक बात बताओ, एक्सचेंज रेट भी तो यही हो जाएगा ना, कि अब जो चीजें, मैं क्या बोल रही हूँ कि एक्सचेंज रेट क्या हो, एक्सचेंज रेट पहला आपका ये था कि पहले आपको $1 के बदले 45 रुपीज की का सामान मिल जा रहा था, ठीक है। अब लेकिन इंडिया में प्राइस लेवल क्या हो गए, बढ़ गए, इंडिया में प्राइस लेवल डबल हो गए, कीमत स्तर जो था वो क्या हो गया, 2 गुना हो गया। लेकिन अमेरिका में सेम रहा, अमेरिका में कोई चेंज नहीं आया। तो एक बात बताओ, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगी, वो भी तो डबल हो जाएगी ना, कि अब आपकी जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कैसी हो जाएगी, कि अब आपको $1 में कितने का सामान मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, अब आपको 90 रुपीज का सामान मिलेगा, क्योंकि आपका प्राइस लेवल, इंडिया का जो प्राइस लेवल वो डबल हो रहा है ना। Yes, ma'am. ठीक है। तो इसने क्या बोला, देखो मेजरमेंट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट, उसको आप कैसे डिसाइड, अब देखो इसमें थोड़ी सी, एक तो आप लोगों ने इंडेक्स नंबर पढ़ रखे हैं कभी, इंडेक्स नंबर कभी जैसे पढ़े? मैम, जैसे जैसे क्या मतलब, इंडेक्स नंबर आता है, ये स्टैटिस्टिक्स तो चलो आपने पढ़ी ही नहीं है अभी, हमने बीए में तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी ही नहीं है। चलो ज्यादा हमने इसके अंदर घुसेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसने क्या बोला कि आपने ना, देखो ये एग्जांपल सुनो सभी आराम से, एक एक लाइन हम इसकी पढ़ते हैं और आपको इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लियर नहीं है, देखो क्या किया हमने, हमें अब समझना है कि आपकी जो एक्सचेंज रेट में कैसे क्या चेंज आएगा वो समझना है। देखो सपोज करो कि आपकी जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट थी पहले अमेरिका और इंडिया में, क्या थी 1981 में, वो क्या थी कि 10 रुपए था $1 के बराबर। क्या बोला मैंने, 1981 में आपकी इंडिया और अमेरिका में जो एक्सचेंज रेट थी वो कितनी थी, 10 रुपए में, 10 रुपए $1 के बराबर, ठीक है। उस टाइम पे आपका प्राइस इंडेक्स चल रहा था 100, और इसको आप बेस ईयर लेके चलो। यार देखो ये चीज थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है आपको, बस थोड़ा सा क्लियर करके चलना, ज्यादा दिमाग में जोर मत डालो, बस कुछ इतना ध्यान रखो, जब भी आप इंडेक्स वगैरह नंबर वगैरह निकालते हो ना, एक तो आपका करंट नंबर होता है, करंट ईयर होता है, एक होता है आपका बेस ईयर, ठीक है। आपने यहाँ पे बेस ईयर 1981 को हम लेके चल रहे हैं, क्या बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पे बेस ईयर हम 1981 को लेके चल रहे हैं, और उसका प्राइस इंडेक्स हमने बोल दिया कितना है, उसका 100 प्राइस इंडेक्स है। ये आपको अभी निकालना नहीं है, यहाँ पे कुछ निकालना नहीं है आपको, सिंपली आपको सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद जब 19 क्या बोलते हैं इसने, ठीक है, एक सेकेंड रुकना स्टूडेंट्स एक बार। स्टूडेंट्स काम करते हैं, अभी इसको एक बार इतना ही रखो, ठीक है, आप एक बार सभी इस चीज को पढ़ लेना, इससे आगे फिर हम कल करेंगे, ठीक है। ओके मैम। आप एक काम करो, इसको जो आपका निरपेक्ष व्याख्या थी उसको पढ़ना, और एक बार इसको सापेक्ष व्याख्या को भी पढ़ के देखना, एक बार कुछ समझ में आती है तो, ठीक है। ओके मैम। जितना थोड़ा वो बताया उसको पढ़ के देखना, इसके आगे फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, कल हो सकता है आपकी क्लास 12 बजे ना लग के थोड़ा लेट लगे, 2 बजे, 2:15 वाला टाइमिंग कर लो, या फिर शाम को 5 बजे,
क्योंकि कल एक्चुअली मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम है, तो 12:30 बजे तक तो वो ही खत्म होगा और उसके बाद भी थोड़ी और फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा।